सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। तकरीबन 3 माह के लंबे अंतराल के बाद हम एक बार फिर आपके पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा को लेकर हाजिर हैं। चुनावी चर्चा का क्रम चला था 3 महीने। आज से हम चर्चा को फिर से शुरुआत कर रहे हैं। चर्चा के तहत आज यूं तो हमने तय किया था कि हम एक ही विषय पर बात करेंगे और बात करेंगे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अभी अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किए गए बदलाव पर। लेकिन शाम होते होते जो खबर आई संसद के संदर्भ में, जहां पर 78 सांसदों का निलंबन पूरे सत्र के लिए कर दिया है, तो लगा नहीं इस विषय पर भी बात करना जरूरी है। इसलिए 2 हिस्सों में हमने कार्यक्रम को विभाजित किया। पहले चरण में हम बात करेंगे बदलाव से बदलेगी कांग्रेस और उसके बाद हम बात करेंगे चूक पर बवाल, निलंबन पर सवाल। तो पहले चरण में जो हमारी बातचीत है वो बदलाव से बदलेगी कांग्रेस के संदर्भ में है। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव के अंतर्गत 4 राज्यों में तसल्ली से हारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा कुछ बदलाव किए गए। कमलनाथ इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कमलनाथ को अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया। यह बर्खास्त शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कमलनाथ कभी नहीं बोले कि मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है, पर वो हटा दी गए। तो जब पेशकश न और हटा दी जाए तो उसे बर्खास्तगी कहा जाता है, तो उन्हें बर्खास्त कर दी गई। पर बर्खास्तगी के बाद में एक ऐसे शख्स को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई जो इस विधानसभा चुनाव में तकरीबन 35,000 वोटों से चुनाव हार गया। नाम उनका जीतू पटवारी है। तेज तर्रार नेता है, पर अपनी सीट बचा पाने में नाकामयाब रहे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार के रूप में भी एक नए चेहरे को सामने लाया गया। उमंग सिंगार आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयान देने को लेकर चर्चाओं में आए थे, पर जैसे ही नई विधानसभा का गठन हुआ वो दिग्विजय सिंह से अपने किए पर माफी मांगने पहुंचे। जैसे ही वो माफी मांगने पहुंचे थे, राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी थी। लगता है उमंग सिंगार के हिस्से में कोई नई भूमिका आने वाली है, इसलिए ये नींव तैयार की जा रही है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन हुआ, पर जहां नए खून को मौका दिया गया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा, वहीं छत्तीसगढ़ में पुराने खून को ही आजमाने का फैसला हुआ और 70 वर्षीय चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंप दिया गया। दीपक बैज, जो सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए, उन्हें अध्यक्ष पद पर बनाए रखे जाने की बात भी आदेश में कही गई। तो क्या इस बदलाव से कांग्रेस बदल जाएगी? क्या यह बदलाव कार्यकर्ता और जनता दोनों के बीच में संदेश दे पाएगा? ये सवाल है। इसका उत्तर खोजने की आज हम कोशिश करते हैं। पहले चरण में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि इस जीवन में सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जो सब कुछ बदलना चाहते हैं या कुछ भी नहीं। नैन्सी एस्टर, ब्रिटेन के पूर्व संसद सदस्य ने यह कमाल की बात कही थी। तो कांग्रेस का हाईकमान इस बदलाव के माध्यम से क्या जताना चाह रहा है? सब कुछ बदल दिया या कुछ भी नहीं बदला? इसे जहन में रखते हो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं संजय यादव जी, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, विधायक हैं। हमारे साथ में रजनीश सिंह जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही श्रवण गर्ग जी, जाने माने पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय जी से ही करते हैं और संजय जी से समझने की कोशिश करते हैं। बदलना था कुछ तो बदल दिए, करना था कुछ तो कर दिए। इतने की दृष्टि से देखें या समझ पाए कि हम क्या कुछ कर बैठे हैं, इसलिए अब ठीक करने के लिए चले हैं। संजय थोड़ा बताइए ना अपने इस बदलाव के संदर्भ में संगठन के। देखिए, निश्चित तौर पे बदलाव समय की आवश्यकता होती है जी। और आप ये कह रहे थे कि बर्खास्त नहीं किया गया। कमलनाथ जी ने जब चुनाव मध्य प्रदेश में हम हारे तो बुरी तरह नहीं हारे, जैसा आप कह रहे थे कि बुरी तरह हार तो 25-30 सीटें आती। जो भी हमें जनता ने जनादेश दिया है वो तो जांच का विषय है कि कैसे हारे, कौन कैसा हारा, वो बात की बात है। ये संगठन का काम है कि संगठन उसकी रिपोर्ट देखेगा। लेकिन नए दौर में लिखे हम नई कहानी। निश्चित रूप से अगर युवाओं के साथ जिनको 4 बार का अनुभव हो, उमंग सिंगार को अगर ये दिया गया विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी, तो स्वागत योग्य है, क्योंकि उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। साथ में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष इसलिए बहुत अति आवश्यक होता है कि अगर सत्ता पक्ष बेलगाम होता है तो विपक्ष का काम होता है उसको लगाम लगाना। तो सारगर्भित बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, जनहित की बात हो, ये तो विधानसभा में होगी। लेकिन कांग्रेस में निश्चित रूप से कांग्रेस न डरी है, न झुकी है, न दबी। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जब जनता को सच्चाई का पता चलेगा तो निश्चित रूप से जनता कांग्रेस की ओर वापस आएगी।
सत्य क्या है, चल क्या रहा है, दिख क्या रहा है, वो सब बातें अलग अलग हैं। जमीन पे जमीनी हकीकत क्या है और सामने जो दिख रहा है वो होता नहीं दिख रहा। लेकिन जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो आज भी, अगर आप ये कहें कि पुरानी बातें करते रहे कि 70 साल में आपने क्या किया, अरे भाई 70 साल में अगर छोड़िए हमने ना बेस संजय जी, बना हम के उस पर दिया। बात ही नहीं करते। अभी तो हम आपके संगठन पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने गलत कहा कि बर्खास्त किया गया, बर्खास्त नहीं किया गया, कोई बात नहीं। क्या कहा जाना चाहिए जिस तरीके से कमलनाथ जी हटे, आप समझाएं। एक, आपने कहा आपने क्यों बोल दिया कि बुरी तरह हारे? बुरी तरह नहीं हारे। 230 सीटें, 130 140 सीटें जीतने का दावा, 66 सीटों पर आप सिमट गए। पिछली बार 114 जीते थे, आपकी बार केवल 66 जीते। इसे आप बुरी तरह हार नहीं कहते। तो आपका मानना है कि नहीं नहीं, ये सम्मानजनक हार है। तो ठीक है, सम्मानजनक हार है। पर हमारा सवाल इन दोनों बिंदुओं पर नहीं है। हमारा सवाल ये है, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, चरणदास महंत, इन तीनों को जो दायित्व सौंपा है, किस आधार पर देख सौंपा? योग्यता के आधार पर सौंपा या जाति के आधार पर सौंपा? एक आदिवासी को बनाना, उमंग सिंगार को बना दिया। एक पिछड़ा वर्ग को देना है तो जीतू पटवारी को दे दिया। या इसमें कोई योग्यता और क्षमता देखी गई संजय जी? देखिए, नहीं, योग्यता भी है, क्षमता भी है। और चूंकि उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो समाज का नाम आएगा ही आएगा। भाई जब मोहन यादव जी बने तब तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमने ओबीसी को बनाया। और अगर हमने आदिवासी को प्रतिनिधित्व दिया है तो स्वाभाविक रूप से लोग बोलेंगे कि आदिवासी को नेता प्रतिपक्ष बनाया और ओबीसी की, जीतू पटवारी ओबीसी से आते हैं, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और हमारे जो वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय नेता है, उनके मार्गदर्शन में ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। उनके नेतृत्व में ही, चाहे हमारे जीतू पटवारी जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, हमारे और भी वरिष्ठ हैं कांग्रेस में, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। पूरे 5 राज्यों में देश में चुनाव हुए, उसमें 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले किसको? भारतीय जनता पार्टी को। 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले कांग्रेस को। तो आज हम 10 लाख फिर भी ज्यादा है पूरे देश में। अगर हम बात देखें तो कहीं ना कहीं कोई क्या चूक हुई है और क्या बात हुई है, वो तो आने वाले समय में धीरे धीरे पता चल जाएगी। रही बात हमारे संगठन की, तो संगठन पहले भी मजबूत था, अभी भी मजबूत है। जीतू पटवारी को संगठन का अनुभव है। माननीय कमलनाथ जी बड़े सीनियर नेता, 9 बार के सांसद रहे, उनका अनुभव का लाभ हमें मिला। लेकिन उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में, हमारे आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के निर्देशन में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और कांग्रेस जनता की बात करती है, सच्चाई की बात करती है। सच्चाई की बात करते हैं। संजय यादव जी मुग्ध हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया ही होगा, बहुत बढ़िया था, संगठन मजबूत है, संगठन मजबूत रहेगा। तो इसके बीच में क्या कहते हैं रजनीश सिंह जी? कब कपाने तो नहीं लगे। वो बता रहे हैं कि देखो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट आए, हमारे को 4 करोड़ 90 लाख वोट आए, 10 लाख वोट से पीछे रह गए आप। उसके बाद ये तैयारी, क्या कहते हैं रजनीश जी, कहीं बचने की जगह रहेगी आपके पास में, या आपका तो सुपड़ा साफ होने वाला है? हिमांशु जी देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हर पार्टियां अपने नेतृत्व में परिवर्तन करती है और इसके तहत मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी इन्होंने परिवर्तन किया है जी। लेकिन जिस तरह से मैं माननीय यादव जी को सुन रहा था कि इनके सामने जो दिक्कत है वही है कि सत्य को स्वीकार करने की इनमें क्षमता ही नहीं जी। अभी भी वो उसी मुगालते में है जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार 5 साल में थी। और जब ये स्थिति तब बनती है जब राष्ट्रीय नेतृत्व ही कंफ्यूजन में हो। जी। अभी इनका राष्ट्रीय नेतृत्व पिछले 10-12 सालों से यदि हम देखें तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के कॉपी करने की कोशिश करते हैं कई चीजों में, लेकिन सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस का जो दिक्कत है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस लाइन पर हम चलें। उसी लाइन पर कोई नेता कुछ दूसरा बोलता है, उससे बड़ा नेता बोलता है ये उसका निजी विचार है। और देश में जो एक परसेप्शन है, जो इनके बारे में जो संदेश जाना है चला जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हों, चाहे वो सेना से जुड़े मुद्दे हों, चाहे अन्य संवेदनशील मुद्दे हों, उसमें ये अभी जो इनका स्टैंड है ये इनको रसातल में ले गया है। और निश्चित मान के चलिए यदि इसी प्रकार का आपने सेकंड फेज में कहा जो लोकसभा में चल रहा है, तो इसी तरह का स्टैंड यदि कांग्रेस पार्टी लेती रही तो मान के चलिए कि इनका और भी नीचे रसातल। अच्छा रजनी जी, आप ईमानदार बताइए, कांग्रेस का नेतृत्व कंफ्यूजन में है या कांग्रेस का नेतृत्व डिसीजन ले लिया है?
जिस राह पर भाजपा चल रही है अपने को भी उसी राह पर जाना है। भाजपा किस राह पर चली भाई? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी होगा, उप मुख्यमंत्री एक सामान्य वर्ग का होगा, एक उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का होगा। कुल मिला के इतनी सोच पाए ना आप। मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या किए? मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का होगा, उप मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग का हो जाएगा, एक मुख्यमंत्री वो दलित वर्ग से आ जाएगा। तो उसी राह पर कांग्रेस भी चल गई। अध्यक्ष पिछड़े वर्ग का तैयार हो गया, नेता प्रतिपक्ष उसको आदिवासी से ले लिया, उप नेता प्रतिपक्ष सामान्य वर्ग से हेमंत कटारे के रूप में दे दिया। क्या कहते हैं आप? आपकी राह पर चल दी कांग्रेस। भविष्य उज्जवल है या अभी भी भविष्य अंधकार में है? आपकी राह पर बढ़ गए भाई। मैं इसी बात को कह रहा हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कुछ चीजों का कॉपी करने से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ने वाली है जी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत है, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि देश को किस रास्ते पर ले जाना है, विकास की गति कैसे देना है, और बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। और उन चीजों का देश के एक सामान्य नागरिक को, जो सामान्य नागरिक है, गरीब से गरीब नागरिक, उसको ये लगता है कि आज यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो हमारे एक अभिभावक के रूप में है। वो जानता है, समझता है कि यदि मैं किसी परेशानी में रहूंगा तो हमारा अभिभावक है, जैसे घर का मुखिया होता है, उस तरह से हमको ये कठिन से कठिन स्थिति में निकालने में सक्षम है। तो इसके प्रकार से, और ये तो परसेप्शन बन जाता है कि हाँ इसको बना दी, इसको बना रजनी दिया। जी एक बात बताओ, भारतीय जनता ये छोटे छोटे आम आदमी की को ये भरोसा है कि हमें मुसीबत से निकाल जाएगा? ये अपने पार्टी के बड़े नेताओं को मुसीबत से कैसे निकालेंगे? एक हफ्ते से लोग परेशान हैं। शिवराज सिंह चौहान परेशान है, ब्रजमोहन अग्रवाल परेशान है, अमर अग्रवाल परेशान है, राजेश मूणत परेशान है, धर्मलाल कौशिक परेशान है। इनकी परेशानी को निकालने के लिए कोई उपक्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा, वो मैं बताया कि ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब सामान्य कार्यकर्ता रहते हैं। पार्टी जो जवाबदारी देती है उसको ईमानदारी उसको से निभाते हैं। बहरहाल विषयांतर हो जाएगा। मैं श्रवण जी के पास आता हूं। श्रवण जी, राहुल गांधी जी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसे हम जाति आधारित पॉलिटिक्स कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से वो पिछड़ा 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 बोल रहे हैं। अब जो फैसले ले रहे हैं दोनों ही दलों के लोग, वो योग्यता के आधार पर व्यक्ति को अवसर दिया जा रहा है, ये बात नहीं कह रहे हैं। अगर संदेश जा रहा है तो यही जा रहा है कि देखो इस जाति को ये प्रतिनिधित्व हमारे द्वारा दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसके माध्यम से अपने आप को खड़ा कर लेगी, उस हैसियत में ले आएगी जिस हैसियत में लाना चाहती है? क्या कहते हैं आप इस बदलाव पर? हैसियत में ला पाएगी कि नहीं, ये तो बड़ा एक भविष्य वक्ता का जवाब होना चाहिए जी। मेरा पूछना ये है कि कांग्रेस जिस जगह है या विधानसभा में जिस जगह थी, उस जगह से लोकसभा में और कितना नीचे जाएगी? मतलब छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास है। जी जी। अब और रसातल में जा रही है। मतलब जी। 2 तरह के रसातल हैं जी। तो एक और रसातल में जा रही है, मतलब वो 2 सीटें भी चली जाए। राजस्थान में 25 में से 24 हैं जी। एक आरएलपी के पास है, तो वहां रसातल अब कौन सा है पता नहीं। मतलब वहां कांग्रेस है ही नहीं, फिर भी रसातल में जाएगी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास, तब वहां भी और रसातल कोई है जिसमें उसको जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्वर्ग में जाएगी। मतलब कांग्रेस रसातल में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी स्वर्ग में जाएगी। आपके सवाल का जवाब यह है हिमांशु जी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जानबूझकर के हारी जी। आप उसको कह रहे हैं शर्मनाक हार हुई। मैं कह रहा हूं कि शर्मनाक हार नहीं हुई। देखिए, आपको एक अलग एंगल भी लेना चाहिए जी। अपनी डिबेट में। लीजिए आप जी कि जीत जाती तो क्या होता। आपने कहा कि उन्होंने कहा तो था कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। अब ये तो अमित शाह ने भी कहा था पिछली बार कि 200 सीटें जीतेंगे विधानसभा की, नहीं जीते। अब उनसे तो किसी ने पूछा नहीं कि आपने भी कहा था। छत्तीसगढ़ का आपको पता है कितनी सीटें जीतने का कहा था? जी।
राजस्थान में कितनी सीटें जीतने वाले थे, सब जगह हार गए। मैं ये कह रहा हूं कि जानबूझ करके हारे। अगर ये नहीं हारते तो लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाता 3 महीने बाद, जी जैसे कि 2018 में जीते और 2019 में सफाया हो गया। ये लोग जीतते तो ये जो मठाधीश हैं तीनों जगह के, ये 2028 तक कांग्रेस की छाती पर मूंग गलते रहते, और इस बीच लोकसभा भी हरवाते और विधानसभा भी हरवाते, क्योंकि अगला विधानसभा भी इनके नेतृत्व में होता। एक तो जवाब ये हुआ। मैं ये जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी तरह आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय जी, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आदरणीय है ही नहीं जी। ये जो चापलूसी का भाव बीजेपी में है वही कांग्रेस में भी है, चरण पादुका भाव। जी। अब आप पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को अपॉइंटमेंट किया, राहुल गांधी जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ था किसानों का, तब जीतू पटवारी की मोटर बाइक पे बैठ के मंदसौर गए थे। जी। जीतू पटवारी कांग्रेस के सबसे फायर ब्रांड नेता हैं। कमलनाथ के फायर ब्रांड नेता थे सज्जन वर्मा, जो चुनाव हार गए सोनकच्छ से। जी। उमंग सिंगार जो हैं, उनकी बुआ जमुना देवी आदिवासी नेता थी और प्रतिपक्ष की नेता थी मध्य प्रदेश विधानसभा में, और उप मुख्यमंत्री भी थी। जीतू पटवारी वही हैं जो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं। जी। हेमंत कटारे के पिता सत्यदेव कटारे मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। मैं तो जानता हूं, मतलब तीनों को, दो को तो तीनों को अच्छे से जानता हूं। इनकी उम्र जो है राहुल गांधी की उम्र की है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनकी दिक्कत यह है कि ये लोग सोनिया गांधी के साथ काम कर चुके हैं और इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, तो ये राहुल गांधी को कुछ मानते ही नहीं। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि वोट शेयर कम नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं 10 लाख वोट बढ़े कि नहीं बढ़े, मैं इसमें भी नहीं जा रहा हूं हिमांशु जी कि जो 8% वोट शेयर मध्य प्रदेश में बढ़ा, आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बढ़ा 8%, जी। और राजस्थान में 8% क्यों नहीं बढ़ा। और मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि तेलंगाना में, कर्नाटक में और हिमाचल में बीजेपी क्यों हार गई। देखिए, इसको जनरलाइज मत कीजिए। आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया था भूमिका में कि इनकी शर्मनाक हार हो गई, जी। शर्मनाक हार नहीं हुई है। जी। ये लोग, इन लोगों से मुक्ति पाना जरूरी था, और ये सम्मान के साथ हटने को तैयार नहीं थे। बीजेपी में क्या है, बीजेपी में जो टाइगर होता है ना, जी। वो सिर्फ जू में जिंदा रहता है, जंगल में उसको गोली मार दी जाती है, शिकार हो जाता है। तो ये जितने टाइगर है ना बीजेपी में, ये सब मोदी जी के जू में है अभी बंद। जी। तो इसलिए आप बीजेपी से कांग्रेस की तुलना मत कीजिए, क्योंकि और ये जो कह रहे हैं हमारे पूर्व विधायक कि कांग्रेस बीजेपी की कॉपी कर रही है, तो अब दिक्कत यह है कि अब क्या कहना चाहिए इसका जवाब। मतलब जिस दिन कॉपी करना शुरू कर देगी, कमलनाथ जी ने कॉपी की, मर गए, खत्म कर दिया उन्होंने। बागेश्वर बाबा और बजरंगबली और भगवा मर गए। भूपेश बघेल ने कॉपी की, कौशल्या माता और राम के वन गमन का पथ ढूंढा और तमाम
खत्म हो गए। बीजेपी की कॉपी करके तो स्वर्ग में जाना है, ये हम रसातल में जाना चाहते हैं। इसलिए जो विपक्ष को रसातल में जाने दीजिए, थोड़े समय रसातल में से तो ऊपर आ जाएगा। स्वर्ग में से नीचे आने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। तो श्रवण जी की अपनी व्याख्या इसके संदर्भ में। तो मैं संजय जी वापस आपके पास आता हूं। बहुत अच्छा हुआ आप हार गए, इसलिए 2024 के संदर्भ में आपकी संभावनाएं देख पा रहे हैं श्रवण जी जैसे सुधी पत्रकार। क्या कहते हैं इस हार को लेकर? आप भी अभिभूत, अच्छा हुआ हार गए, वो पिंड छूटा, वो बड़ा संकेत दे रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय नाम के दो शख्स हैं मध्य प्रदेश की सियासत के, इनसे कांग्रेस का पीछा छूट गया। संजय यादव जी, अभिभूत है आप इस आकलन के साथ? नहीं, देखिए पीछा तो कभी भी हमारे बुजुर्गों का, हम भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का पालन नहीं करते हैं जी। कि जिसने इस पार्टी को सब कुछ दिया हो, अपनी उम्र दी हो, अपना तजुर्बा दिया हो, तो उसको हम ये नहीं कहते। हम भारतीय जनता पार्टी को शैली पर विश्वास नहीं रखते कि आज लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, बढ़ाया, वो आज भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में है। और जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो रिंग के बाहर रहता है उसको गोली मार दी जाती है जी। तो अभी पता नहीं कितने और रिंग के बाहर होके गोली मारेंगे जी। तो जो उन्होंने अगर मध्य प्रदेश में शिवराज जी को आडवाणी जी की भूमिका में कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये स्वर्ग में जाने का एहसास कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में हैं, हम स्वर्ग में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं जी। तो स्वर्ग वाला नीचे नहीं आएगा, इस बात से मैं सहमत हूँ। रसातल वाला ऊपर आ जाएगा, तो स्वर्ग वाला तो उसका कंप्लीट हो गया है, वो स्वर्ग में जा चुका है। अब इससे ज्यादा स्वर्ग के ऊपर तो कुछ है नहीं कि वो स्वर्ग के ऊपर से कुछ चला जाएगा। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर ये जनता की मांग है और हम सबकी मांग है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को अगर विश्वास है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले और फिर एक बार करा के देख ले, जो भी होगा सबको मंजूर होगा, हम सबको मंजूर होगा। बैलेट पेपर से चुनाव करा ले तो जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ईवीएम पर, वो प्रश्न चिन्ह भी खत्म हो जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी। तो मतलब संजय जी आपका कहना है कि नेतृत्व बदलने से कांग्रेस के दिन नहीं बदलेंगे, चुनाव का तरीका बदलने से कांग्रेस के दिन बदल जाएंगे। संजय यादव जी आखिरी में इस चर्चा में से निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि देखो ये नेता वेता बदलने से हमारा कुछ बनना बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा जो भी कुछ बनेगा वो चुनाव के तरीके से बनेगा। और अगर चुनाव देश में मशीन के स्थान पर बैलेट से होने लगे, मतपत्र से होने लगे, तो कांग्रेस के सुनहरे दिन वापस आ जाएंगे। यही आकलन है ना संजय जी? ये आकलन भी है और ये नेतृत्व परिवर्तन से स्वाभाविक है, नई चीज कोई आती है तो नई चीज होती है, तो नई चीज का विश्वास होगा। और इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने वरिष्ठों को, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपराएं, हम अपने बुजुर्गों को या हमारे जो पिता तुल्य होते हैं उनको हम घर से भगा नहीं देते, ओल्ड एज होम में नहीं डाल देते। हमारा काम रहता है कि उनका आशीर्वाद। एक बार बताओ संजय जी, आपने पूछ तो लिया है, ये कमलनाथ जी और दिग्विजय जी स्वीकार तो कर रहे हैं ना अपनी टिप्पणी, हम अपने बुजुर्ग नेताओं को, कमलनाथ जी को स्वीकार है ना अपने आप को बुजुर्ग कहलाना, दिग्विजय जी को स्वीकार है ना अपने आप को बुजुर्ग कहलाना। ऐसा तो नहीं आपकी क्लास इसी बात में लग जाए कि तुमने मुझे बुजुर्ग कैसे कह दिया? मतलब लीडर तो है, आप मोदी जी को क्या कहेंगे? आप मोदी जी भी तो 71 साल के, लेकिन उनसे कम उम्र वाले शिवराज जी को उन्होंने बाहर बिठा दिया। भजन लाल शर्मा जी को अगर अनुभव की बात करते हो, सामाजिक, देखो भाई, मोदी जी को सीधे तौर पे कहा जाता है ऊर्जावान नेतृत्व। आज तक आपने कहीं भी सुना कि बुजुर्ग मोदी जी, वयोवृद्ध मोदी जी, बूढ़े मोदी जी, ऐसा कहीं सुना क्या? उनको क्या जाता है ऊर्जा से लबरेज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी। आप अपने नेता को बुजुर्ग बता रहे, तो हमने तो ये सवाल कर लिया, लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आना चाहता हूं और वापस रजनीश सिंह जी आपके पास इस आकलन के संदर्भ में जाना चाहता हूं जो श्रवण जी ने दिया। अच्छा हुआ 2023 में हार गए, 2024 की संभावनाएं पैदा हो गई है। क्या कहते हैं रजनीश जी, गलती हो गई आप लोगों से? क्यों जीत गए भाई 2023 में? मोदी जी को बनाए रखना है देश में। तो श्रवण जी ये कह रहे हैं कि देखो 2024 में अब आपकी जीत संदेहास्पद हो गई, क्योंकि 2023 में आप जीत गए। 2018 में जब आप हार गए थे ना ये तीनों राज्य, तो 2024 में जीत गए थे। क्या कहते रजनी जी, 2024 को लेकर कोई संदेह तो नहीं आ गया?
देखिए, श्रवण गर्ग जी बहुत ही बुद्धिजीवी और माने जाने विश्लेषक हैं। उनकी बातों में बहुत गंभीरता रहती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कि उन्होंने अपने विश्लेषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्ग चली गई है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई स्वर्ग नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए अभी पूरे देश में बहुत जगह काम है, बहुत जगह। और हम गुजरात में 28 साल से ऊपर हो गया, मध्य प्रदेश के यदि 1-1.5 साल छोड़ दे तो 20 साल हो गया, और एक ट्रेंड चेंज किए हैं कि कोई सरकार रिपीट नहीं हो सकती। रिपीट ही नहीं बल्कि रिपीट रिपीट रिपीट। कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी दोबारा तिबारा से सत्ता में है। छत्तीसगढ़ में भी हम 15 साल रहे हैं। तो इसलिए हम जो क्या उसमें कमी है, कहां संगठन में है, हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, नीति है, नियत है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी निश्चित रूप से, आप मान के चलिए। और रही बात कि इनको यदि 2-3 राज्यों में यदि इनको कुछ ऊर्जा मिल जाता है इनके आने से, छत्तीसगढ़ में जिनको लाए हैं, मध्य प्रदेश में जिनको लाए हैं, राजस्थान तो अभी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो ये सोचे खुश रहे 3 महीना और 4 महीने बाद ये रिजल्ट आएगा। और चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़, ये 4-5 सीट जो कांग्रेस जीती है इस बार, वहां 0 बटे सन्नाटा रहने वाला है। 65 के 65 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये जीतेंगी इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भविष्यवाणी कर रहे हैं या कोई घमंड से बोल रहे हैं। जो काम है माननीय मोदी जी का, जो उन्होंने काम करके दिखाए 9.5 साल 10 साल में, उसके ऊपर जनता का विश्वास है। आने वाले समय के लिए जनता ये समझती है कि निश्चित रूप से देश, चाहे वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो, अन्य दृष्टि से हो, हम विश्व के शक्तिमान देश बनेंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और भी देश में जो ऐसे ऐसे काम थे जिनके कारण देश को विकासशील होने में, विकसित होने में दिक्कतें हो रही थी, कई प्रकार की जो देश के अंदर ही लोग जो यहाँ इसको खोखला कर रहे थे, इसके खिलाफ जा रहे थे, उन सब चीजों का निजात यदि मिलेगा तो ये देश की जनता समझ चुकी है। देश की इसलिए जनता हम समझ अपने चुकी है। श्रवण जी पूछ रहे थे रसातल में, और कितने रसातल में, तो बता दिया रजनीश सिंह जी ने। वो 4 सीटें आ गई थी इन 3 राज्यों में, वो भी नहीं रहेंगे इस बार, इतने रसातल में। क्या कहते हैं श्रवण जी? आखिरी टिप्पणी, समय सीमित है मेरा, विषय जितने विस्तार से चर्चा के लिए था वो हो नहीं पाया आज मेरा, पर फिर भी श्रवण जी की टिप्पणी मैं लेता हूं। नहीं, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ। वो रजनीश जी की बात का कैसे खंडन कर सकते हैं जी? देखिए, उनकी बात का खंडन इसलिए नहीं करना चाहता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। जी, अब 400 पार वाले राज्य भी नहीं है बीजेपी के पास, मतलब जगह ही नहीं है, फिर भी 400 मिलेगी जी। मतलब दक्षिण में जहां अभी भी कुछ भी नहीं है वहां 150 सीटें हैं जी, या बीजेपी के पास कुछ नहीं है। उत्तर भारत, बंगाल चला गया, बिहार, महाराष्ट्र जो पहले इनके साथ था, महाराष्ट्र में संयुक्त शिवसेना थी, बिहार में जेडीयू थी, वो साथ में नहीं, सब कुछ हो गया, फिर भी कह रहे 400 पार। तो मैंने ये कहा कि भाई 2024 में 400 पार और 2029 में 543 पार। तो इसलिए मैं तो मना कर ही नहीं रहा हूं, मैं इनकी बात स्वीकार कर रहा हूं कि ये निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। देश जिस दिशा में ले जा रहे हैं, आपने देखा ना, 47 लोकसभा के, 45 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड, 92 लोग, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। आप हिमांशु जी प्रतीक्षा कीजिए, पूरी की पूरी संसद बर्खास्त होने वाली है। तो कुल मिलाकर श्रवण जी ने आने वाले समय को लेकर अपना अंदेशा जाहिर किया है, पर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है। क्या इस उत्साह में कोई सेंध मारी कांग्रेस का ये परिवर्तन कर पाएगा? क्या कांग्रेस वाकई उस बदलाव के लिए तैयार है जो उसमें नई ऊर्जा का संचार कर सके? ये यक्ष प्रश्न है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी फैसले कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा लिए हैं, क्या जमीन पर कोई लहर पैदा कर पाएंगे? और अगर लहर पैदा कर पाएंगे तो लोकसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम के रूप में हम देख पाएंगे?
ये सवाल है। इसका उत्तर तो हमें लोकसभा चुनाव के दौरान ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश में तो है। छत्तीसगढ़ में वो बदलाव नहीं दिखता, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों के परिणामों का आकलन होना भी बाकी है। पर इस समय छोड़ दे ब्रेक का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अधूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पर हमें एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी, जिसका उल्लेख इस चर्चा के दौरान श्रवणगढ़ जी कर रहे थे। इसलिए जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर और लौट कर आते हैं उस गंभीर विषय पर विमर्श करने के लिए, जो वाकई बातचीत करने के लिए बेहद जरूरी है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।